यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। उदयपुर नगर एक विशाल शहर था जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक थी। इसके पैमाने और समृद्धि के स्तर के मामले में धवल राज्य के सभी शहरों में उदयपुर नगर केवल धवल राज्य की राजधानी से ही कमतर था। उदयपुर नगर की समृद्धि तलवार संप्रदाय और महामाया पर्वत श्रृंखला के योगदान के कारण थी। यद्यपि तलवार संप्रदाय 6 असाधारण संप्रदायों में सबसे निचले पायदान पर था, लेकिन इसके संसाधन भंडार और इसके उच्चाधिकारियों की ताकत ऐसी थी जिसे कोई भी कम आंकने का साहस नहीं करता था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि तलवार संप्रदाय भी एक बड़ा उपभोक्ता था। तलवार संप्रदाय की आबादी बहुत बड़ी थी। हालांकि ये सभी लोग अधिकतर गूढ़ साधक थे, फिर भी गूढ़ साधकों को कपड़े और भोजन की आवश्यकता होती थी। इसके अलावा वे सबसे अच्छे कपड़े पहनना और सबसे अच्छा भोजन करना चाहते थे। विभिन्न अन्य खर्चों के मामले में तलवार संप्रदाय के खर्चे भी बहुत बड़े थे। इसलिए तलवार संप्रदाय का नश्वर दुनिया में भी अपना कारोबार था। बेशक इन व्यवसायों का प्रबंधन नश्वर दुनिया के सदस्यों द्वारा किया जाता था। तलवार संप्रदाय ने जिस स्थान को व्यवसाय करने के लिए चुना वह उदयपुर नगर था। महामाया पर्वत श्रृंखला का बहुत बड़ा योगदान क्यों कहा गया था, इसका कारण भी खर्च ही था। बेशक यह तलवार संप्रदाय के सदस्य नहीं थे, बल्कि महामाया पर्वत श्रृंखला के आसपास के भाड़े के सैनिक थे। ये सभी भाड़े के सैनिक जो जड़ी बूटियों की खोज करने और डार्क बिस्ट्स का शिकार करने के लिए महामाया पर्वत श्रृंखला की ओर जाते थे, उन्हें सामान खरीदने के लिए एक जगह की जरूरत थी और वह जगह उदयपुर नगर थी। अज्ञात समय के बाद आरव को धीरे धीरे एक भीड़ की शोरगुल वाली आवाजें सुनाई देने लगीं। इसके अलावा आवाजें धीरे धीरे और भी अधिक होने लगीं। कुछ ही क्षण बाद आरव ने अपनी आंखें खोलीं और उसकी दृष्टि में 20 वर्ष से अधिक उम्र का एक युवा व्यक्ति दिखाई दिया। जब उसने आरव को आंखें खोलते हुए देखा तो उस युवा ने आरव की ओर हाथ जोड़कर कहा, वरिष्ठ भाई, आप जाग गए। अपने सामने वाले व्यक्ति को देखते हुए आरव ने पूछा, आप? युवा ने झुककर आदरपूर्वक कहा, कनिष्ठ भाई का नाम मानस है और मैं तलवार संप्रदाय का एक मानद शिष्य हूँ। मैं संप्रदाय के उन शिष्यों की सेवा करने का प्रभारी हूँ जो उदयपुर नगर आते हैं, और मैं इस आनंद सराय का प्रबंधक भी हूँ। एक मानद शिष्य, आरव ने हल्का सा माथा सिकोड़ा, लेकिन कुछ ही समय में वह समझ गया। मानद शिष्य की स्थिति आमतौर पर उन शिष्यों को संदर्भित करती थी जो नश्वर दुनिया में तलवार संप्रदाय के व्यवसायों का प्रबंधन करते थे। इन मानद शिष्यों का दर्जा तलवार संप्रदाय में श्रम शिष्यों के समान था और संप्रदाय में उनकी बहुत अधिक प्रतिष्ठा नहीं थी। हालांकि वे श्रम शिष्यों से थोड़े बेहतर थे क्योंकि मानद शिष्यों के नाम तलवार संप्रदाय के शिष्यों के रजिस्टर में पंजीकृत थे। इसके अलावा मानद शिष्य संप्रदाय में एक निश्चित स्तर का योगदान प्रदान करने के बाद वे बाह्य प्रांगण के शिष्य बन सकते थे। आरव ने इस मानस नामक मानद शिष्य पर एक नजर डाली और जब उसने मानस की साधना को देखा तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि यह मानस नामक शिष्य वास्तव में मृत्युलोक के 9वें स्तर पर था। हालांकि आरव ने फिर भी सिर हिलाया क्योंकि 20 वर्ष से अधिक उम्र में मृत्युलोक के 9वें स्तर पर होने की ऐसी प्राकृतिक प्रतिभा ऐसी थी जिसे तलवार संप्रदाय निश्चित रूप से पसंद नहीं करेगा। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। आरव ने अपने विचारों को भटकने से रोका और उसने पूछा, भाई मानस, क्या मुझे पता चल सकता है कि उदयपुर नगर में तंत्रज्ञ संघ की कोई शाखा है? जब उसने आरव का संबोधन सुना तो मानस भौंचक्का रह गया और फिर उसने हड़बड़ी में कहा, वरिष्ठ भाई,
आप मुझे कनिष्ठ भाई या छोटा मानस कह सकते हैं। मानस को इस तरह संबोधित किया जाना सहन नहीं हो सकता। तलवार संप्रदाय के ये सभी शिष्य जब उदयपुर नगर आते थे तो वे अत्यंत अहंकारी होते थे और उनकी सेवा करना अत्यंत कठिन होता था, तो वह आरव को सम्मानपूर्वक भाई कहने की अनुमति कैसे दे सकता था। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कान के साथ कहा, भाई मानस, आप तलवार संप्रदाय के मानद शिष्य हैं। चूंकि आप एक मानद शिष्य हैं तो हम एक ही संप्रदाय के भाई हैं। शायद दूसरे लोग इस तरह से नहीं सोचते, लेकिन कम से कम मैं तो सोचता हूं। मेरे संबोधन के बारे में कोई बवाल करने की जरूरत नहीं है और मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आरव समझता था कि संप्रदाय के वे शिष्य अत्यंत अहंकारी थे और यह विशेष रूप से तब होता था जब वे इन मानद शिष्यों का सामना करते थे। वे हमेशा श्रेष्ठता की भावना महसूस करते थे। हालांकि आरव ऐसा नहीं करता था क्योंकि वह एक श्रम शिष्य रहा था जिसकी प्रतिष्ठा मानद शिष्यों से भी कम थी। जब उसने यह सुना तो मानस ने आरव पर एक नजर डाली और जब उसने देखा कि आरव के भाव बनावटी नहीं लग रहे थे तो आरव के प्रति उसकी धारणा में बहुत सुधार हुआ। उसने संबोधन के बारे में कोई बवाल करना बंद कर दिया और कहा, पहले उदयपुर नगर में तंत्रज्ञ संघ मौजूद नहीं था। हालांकि उदयपुर नगर की समृद्धि का स्तर धवल राज्य की राजधानी के बराबर होने के बाद तंत्रज्ञ संघ ने उदयपुर नगर में एक शाखा खोल दी। वरिष्ठ भाई, क्या आप तंत्रज्ञ संघ जाने का इरादा रखते हैं? आरव ने सिर हिलाया और कहा, मैं वहां जाने का इरादा रखता हूं। क्या भाई मानस रास्ता दिखा सकते हैं? सच कहूं तो यह उदयपुर नगर में मेरा पहला समय है और मैं शहर के बारे में कुछ नहीं जानता। जरूर, मानस बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। जब वे दोनों जाने ही वाले थे तो अचानक जिस टेलीपोर्टेशन संरचना पर आरव कुछ क्षण पहले खड़ा था उसमें ऊर्जा का उतार चढ़ाव हुआ और फिर बाह्य प्रांगण के शिष्य का लबादा पहने हुए एक युवा व्यक्ति उस टेलीपोर्टेशन संरचना के भीतर से बाहर निकला। संरचना से बाहर निकलने के बाद युवा ने आरव पर एक नजर डाली और जब उसने देखा कि आरव ने तलवार संप्रदाय के शिष्य के कपड़े नहीं पहने हैं तो उसने आरव के पास खड़े मानस से कहा, छोटा मानस, मेरे लिए कुछ सूखा भोजन और विभिन्न शैलियों के कपड़ों के 5 सेट तैयार करने में मदद करो। याद रखना, मुझे केवल दक्षिणी शैली के कपड़े चाहिए। जल्दी करो, मुझे जल्दी है। मानस ने उस व्यक्ति को हाथ जोड़े और क्षमा प्रार्थी भाव से कहा, वरिष्ठ भाई आरुष, मैंने पहले ही इस वरिष्ठ भाई का मार्गदर्शन करने का वादा किया है। मैं एक बार उन्हें उनके गंतव्य पर ले जाने के बाद वरिष्ठ भाई आरुष के लिए सब कुछ खरीद दूं तो कैसा रहेगा? आरुष थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ और फिर उसने आरव पर एक नजर डाली और कहा, आप तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं? उसकी आवाज में एक पूछताछ का स्वर था। आरव के माथे पर हल्की सी सलवटें पड़ी, लेकिन उसने फिर भी सिर हिलाया और कहा, मैं अभी अभी बाह्य प्रांगण का शिष्य बना हूं। भले ही बुजुर्ग कियान ने कहा था कि वह अभी बाह्य प्रांगण का शिष्य नहीं माना जाता है, फिर भी शायद खुद बुजुर्ग कियान को भी इन शब्दों पर विश्वास नहीं था। वर्तमान में आरव में केवल अपनी पहचान के प्रतीक की कमी थी। जब आरुष ने यह सुना तो उसके चेहरे पर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान की झलक दिखाई दी और उसने कहा, तो यह एक कनिष्ठ भाई है जो अभी अभी बाह्य प्रांगण का शिष्य बना है। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसने मानस पर एक नजर डाली और कहा, जल्दी से वह सब कुछ पूरा करो जिसकी मुझे जरूरत है। अगर तुम धीमे हुए तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। तलवार संप्रदाय के सभी नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों को बाह्य प्रांगण में वरिष्ठ शिष्यों द्वारा परेशान किया जाता था। उसे भी अतीत में परेशान किया गया था और उसने भी दूसरों को परेशान किया था। अब वह आरव को परेशान करने का इरादा रखता था।
मानस ने आरव की ओर देखा जैसे कि वह आरव का निर्णय पूछ रहा हो। यदि आरव को जल्दी नहीं थी तो वह पहले आरुष के लिए काम कर देता। मानस को उसकी ओर देखते हुए देखकर आरव समझ गया कि मानस का क्या मतलब है। हालांकि आरव का समय अभी बहुत कीमती था, इसलिए उसने तुरंत कहा, भाई मानस, कृपया मुझे पहले वहां ले चलें। अगर आरुष का उसके प्रति अच्छा रवैया होता और उसे सच में जल्दी होती तो आरव मानस को पहले आरुष के काम को निपटाने देने में कोई आपत्ति नहीं करता। हालांकि आरुष के रवैये ने आरव के मन में अत्यधिक अप्रसन्नता उत्पन्न कर दी। इसलिए चूंकि आरुष ने उसे अप्रसन्न महसूस कराया था तो वह आरुष को प्रसन्न क्यों होने देता। आरुष की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं। उसने आरव को देखा और कहा, कनिष्ठ भाई, वरिष्ठ भाई को आपको एक सिद्धांत सिखाने की अनुमति दें। आपको एक हल्की सी कम प्रोफाइल रखनी चाहिए, अन्यथा आपके लिए तलवार संप्रदाय में जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। आरव ने मुस्कान के साथ कहा, आप सही कह रहे हैं, किसी को कम प्रोफाइल रखनी पड़ती है, अन्यथा जीवित रहना अत्यंत कठिन होगा। मुझे भी आपको एक सिद्धांत सिखाने की अनुमति दें। ये शब्द शक्ति पर स्थापित होते हैं। आपका क्या विचार है? ओह, आरुष के होठों के कोनों पर एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान की झलक दिखाई दी और उसने कहा, तो कनिष्ठ भाई का इरादा वरिष्ठ भाई के साथ एक द्वंद्व करने का है। तो वरिष्ठ भाई को कनिष्ठ भाई की असाधारण क्षमता से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति दें। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, उसकी आकृति चमकी और उसने आरव पर अपनी मुट्ठी से प्रहार किया। धमाका! एक दबी हुई धमाके की आवाज गूंजी और फिर एक आकृति हवा में उड़ गई और दीवार पर जोर से टकराई। आरव ने अपनी मुट्ठी पीछे खींची और आरुष को दीवार के नीचे पड़े हुए देखते हुए कहा, जब आपके पास केवल मृत्युलोक के 9वें स्तर के गूढ़ साधक की ताकत है तो आप कम प्रोफाइल रखना क्यों नहीं जानते? क्या थोड़ी सी कम प्रोफाइल रखना आपको मार डालेगा? मानस बगल में पूरी तरह से जम गया था। हे भगवान! वह मृत्युलोक के 9वें स्तर का विशेषज्ञ है, फिर भी वह वास्तव में एक ही प्रहार का विरोध करने में असमर्थ था। आरुष धीरे धीरे खड़ा हुआ क्योंकि उसने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा। उसने आरव पर एक नजर डाली और उसकी आंखों में डर की एक झलक चमकी इससे पहले कि वह कहे, आप कौन हैं? आरव जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, आरव मुड़ा और मानस से बात की जो अभी भी उसके बगल में जमा हुआ था। भाई मानस, मुझे तंत्रज्ञ संघ ले चलें। आरव को आरुष जैसे अहंकारी और घमंडी शिष्यों के प्रति थोड़ी सी भी अच्छी धारणा नहीं थी। मानस ने कठोरता से सिर हिलाया और फिर उसने हल्के से यांत्रिक तरीके से आरव का मार्गदर्शन किया। उसके दिमाग में वह अभी भी उस मुक्के के बारे में सोच रहा था जो आरव ने मारा था। वह बहुत तेज था, वह वास्तव में बहुत तेज था। आरव अचानक आरुष की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने कहा, वह वही आरव है जो 22वें स्तर पर चढ़ा। उसने आरव को नहीं पहचाना क्योंकि वह उस अवधि के दौरान अपने परिवार से मिलने घर गया था जब बाह्य प्रांगण की परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि उसने आरव के बारे में सुना था। हाँ, जब आरव 22वें स्तर पर चढ़ा था तो यह जानकारी केवल तलवार संप्रदाय में ही नहीं फैली थी, बल्कि यह तलवार संप्रदाय के बाहर भी फैल गई थी। वह इस बार तलवार संप्रदाय लौटने के लिए अधीरता से जल रहा था क्योंकि वह कल होने वाली नए बाह्य प्रांगण के शिष्यों के बीच की प्रतियोगिता को देखना चाहता था। यह कहा जाना चाहिए कि वह आरव पर नजरें गड़ाना चाहता था जिसने तलवार सेवक स्तंभ में तलवार संप्रदाय का रिकॉर्ड तोड़ा था। हालांकि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह पहले ही आरव से मिल चुका था, लेकिन उसने आरव से लड़ाई भी की थी। इसके अलावा उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह आरव के एक ही प्रहार का विरोध करने में भी असमर्थ होगा।
जैसे ही उसने आरव और मानस की आकृतियों को धीरे धीरे दूरी में गायब होते देखा, आरुष ने बुदबुदाया, जैसा कि 22वें स्तर पर चढ़ने वाले व्यक्ति से अपेक्षित था। क्या जबरदस्त ताकत है। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तलवार संप्रदाय के बाहर मानस ने आरव को तंत्रविदों के संघ के बारे में समझाना शुरू किया। मानव ने मुस्कुराते हुए कहा, तंत्रविदों का संघ दक्षिणी क्षेत्र में एक बहुत ही खास संगठन है। बाकी 6 महान शक्तियों की तुलना में उनके सदस्य बहुत कम हैं, लेकिन उनकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से दुर्जेय है। यहाँ तक कि महाचिन साम्राज्य और आदित्य विद्यालय भी उन्हें आसानी से नाराज नहीं कर सकते हैं। दरअसल महाचिन साम्राज्य और 6 महान शक्तियां तंत्रविदों के संघ को सभी प्रकार के विशेष अधिकार प्रदान करती हैं। आरव ने आश्चर्य से पूछा, आपने कहा था कि वे 6 महान शक्तियों और महाचिन साम्राज्य के अलावा एक और शक्तिशाली बल हैं। मानस ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्हें एक शक्ति माना जा सकता है, लेकिन वे अन्य शक्तियों से बहुत अलग हैं क्योंकि उनके सदस्यों को अपनी स्वतंत्रता है। संघ के सदस्य विभिन्न महान शक्तियों में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह स्थायी नहीं होता है, यह एक समझौते के रूप में होता है। उदाहरण के लिए कड़ाई से कहा जाए तो हमारे तलवार संप्रदाय का तंत्र शिखर हमारे तलवार संप्रदाय का नहीं है, यह केवल हमारे संप्रदाय के साथ सहयोग कर रहा है। केवल तलवार संप्रदाय ही नहीं, महाचिन साम्राज्य और अन्य महान शक्तियों के पास भी तंत्रविद हैं। ये तंत्रविद अधिकतर विभिन्न शक्तियों द्वारा अनुबंधित होते हैं और उन शक्तियों के नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एक तंत्रविद किसी संप्रदाय में शामिल हो जाता है और यदि वह संप्रदाय नष्ट हो जाता है तब भी तंत्रविद ठीक रहेगा क्योंकि वह तंत्रविदों के संघ से संबंधित है। जो कोई भी उसे छूने की हिम्मत करेगा उसे पूरे तंत्रविदों के संघ का बदला भुगतना पड़ेगा। पूरे तंत्रविदों के संघ का बदला? आरव ने आश्चर्य से पूछा। मानस ने सिर हिलाया और कहा, एक तंत्रविद बनने की शर्तें बहुत कठिन होती हैं, इसलिए बहुत कम तंत्रविद हैं। क्योंकि वे बहुत कम हैं, तंत्रविद अविश्वसनीय रूप से एकजुट हैं। उनके पास एकजुट रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनकी संख्या पहले से ही कम थी, और अगर वे एकजुट नहीं रहते तो शायद वे बहुत पहले ही अस्तित्व में नहीं होते। यह सुनकर आरव चुप हो गया। अतीत में वह जानता था कि एक तंत्रविद की स्थिति बहुत ऊंची थी, फिर भी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह इतनी ऊंची होगी। यह इतनी ऊंची थी कि सभी बड़ी शक्तियों को तंत्रविदों के संघ का सम्मान करना पड़ता था। अब उसे आखिरकार समझ आया कि बाह्य प्रांगण के वे बुजुर्ग करिश्मा के दादाजी को नाराज करने से क्यों डरते थे। यह पता चला कि करिश्मा और उसके दादाजी तलवार संप्रदाय के सदस्य ही नहीं थे। मानस ने आगे कहा, पूरे दक्षिणी क्षेत्र में तंत्रविदों की स्थिति वास्तव में बहुत ही उच्च है। उदाहरण के लिए यदि तंत्रविद स्वयं कोई अपराध करते हैं तो महाचिन साम्राज्य उन्हें दंडित नहीं करेगा और वे तंत्रविदों के संघ को ही तंत्रविदों से निपटने की अनुमति देंगे। बेशक शर्त यह है कि अपराध बहुत गंभीर न हो। आरव फिर से चौंक गया और उसने कहा, महाचिन साम्राज्य के कानून तंत्रविदों के खिलाफ बेकार हैं। आरव महाचिन साम्राज्य में बड़ा हुआ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से महाचिन साम्राज्य के कानूनों के बारे में जानता था। महाचिन साम्राज्य कानून द्वारा शासित था और कानून को साम्राज्य की नींव कहा जा सकता था। आखिरकार भले ही आदित्य विद्यालय या अन्य संप्रदायों के शिष्य महाचिन साम्राज्य में अपराध करते थे, तब भी उन्हें महाचिन साम्राज्य द्वारा दंडित किया जाता था। मानस ने सिर हिलाया और कहा, यह बेकार नहीं है, यह महाचिन साम्राज्य द्वारा तंत्रविदों के संघ को दी गई एक विशेष सुविधा है। इसके अलावा
तंत्रविदों का संघ आमतौर पर उन तंत्रविदों की रक्षा नहीं करेगा जिन्होंने वास्तव में गंभीर अपराध किए हैं। यदि कोई तंत्रविद एक बहुत ही गंभीर अपराध करता है तो उस तंत्रविद को संघ के सदस्य के रूप में उसकी पहचान से वंचित कर दिया जाएगा। एक बार उस व्यक्ति की पहचान संघ के सदस्य के रूप में छीन ली गई तो इसका मतलब यह था कि तंत्रविदों के संघ द्वारा उसकी रक्षा नहीं की जाती है और उसे तंत्रविदों के संघ के सदस्यों को दी जाने वाली विभिन्न विशेष सुविधाओं का आनंद नहीं मिलता है। तो ऐसा है, आरव ने सिर हिलाया। यह तुलनात्मक रूप से सामान्य और स्वीकार्य था क्योंकि महाचिन साम्राज्य किसी भी शक्ति को कानून से ऊपर रहने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि इस तरह से यह न केवल तंत्रविद को असहनीय रूप से अहंकारी बना देगा बल्कि महाचिन साम्राज्य के अधिकार पर भी असर पड़ेगा। तो महाचिन साम्राज्य ऐसी किसी भी चीज की अनुमति कैसे दे सकता था? मानस ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही अभी भी कुछ प्रतिबंध हैं, तंत्रविदों की स्थिति बहुत ही उच्च है। तंत्रविदों के रूप में अपनी पहचान के साथ पूरे दक्षिणी क्षेत्र में उनका स्वागत और बहुत सम्मान किया जाता है। वे कहीं भी जाएं, दूसरों को उनके प्रति विनम्र रहना पड़ता है। आरव मुस्कुराया और सिर हिलाया। अब वह वास्तव में करिश्मा को धन्यवाद देना चाहता था क्योंकि यह करिश्मा ही थी जिसने उसे एक तंत्रविद बनने दिया। एक तंत्रविद की पहचान के साथ उसे उन चीजों के बारे में इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी जो वह इस बार करने का इरादा रखता था। उन्हें पता ही नहीं चला, वे पहले ही उदयपुर नगर में तंत्रविदों के संघ की शाखा में पहुंच चुके थे। उदयपुर नगर में तंत्रविदों के संघ की शाखा शहर के सबसे समृद्ध क्षेत्र में स्थित थी और संघ की इमारत स्वयं बहुत ही शानदार और भव्य थी। अपने सामने खड़ी इमारत को देखते हुए आरव यह सोचकर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया कि तंत्रविद कितने अमीर थे। संघ की एक शाखा में भी 6 स्तर थे और यह पूरी तरह से हीरे से बनी थी। आखिरकार एक हथेली के आकार के हीरे का मूल्य 10 सोने के सिक्के था। इसके अलावा 10 सोने के सिक्के एक सामान्य परिवार के लिए 1 साल तक रहने के लिए पर्याप्त थे। जब मानस ने देखा कि आरव हीरे से बनी शाखा को देखकर चौंक गया है तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तंत्रविद अपनी अमीरी के लिए प्रसिद्ध हैं। आखिरकार उनका कोई भी एक साधारण तंत्र कुछ दसियों हजार सोने के सिक्कों में बिक सकता है। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने मानस की ओर देखा और कहा, भाई मानस, मैं कुछ काम निपटाने अंदर जा रहा हूं। यदि आपको जल्दी नहीं है तो कृपया यहां मेरा इंतजार करें। वरिष्ठ भाई अंदर जाने का इरादा रखते हैं? मानस चौंक गया और फिर उसने जल्दी से कहा, वरिष्ठ भाई, हम तंत्रविदों के संघ को केवल बाहर से ही देख सकते हैं। उसने मूल रूप से सोचा था कि आरव तंत्रविदों के संघ के चारों ओर देखने के लिए आया था और उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि आरव वास्तव में अंदर जाना चाहता था। यह उसकी अपेक्षाओं से पूरी तरह से परे था। आरव मुस्कुराया। वह कुछ कहने ही वाला था जब उनकी दाईं ओर की सड़क से एक गाड़ी तेजी से दौड़ी। गाड़ी बहुत तेज और थोड़ी लापरवाह थी और इसने सड़क पर भीड़ को डर से किनारों पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। लगता है कि शोरन वंश की तीसरी युवती फिर से एक तंत्रविद बनने की परीक्षा देने आई है। गाड़ी को देखते हुए मानस ने धीमी आवाज में कहा। शोरन वंश? आरव थोड़ा उत्सुक हुआ। मानस ने सिर हिलाया और समझाया, शोरन वंश एक बड़ा वंश है जो इस साल उदयपुर नगर में अभी अभी उभरा है। वंश के मुखिया एक आत्मिक स्तर के विशेषज्ञ हैं और इस वंश का उदयपुर नगर में बहुत अधिक अधिकार है। गाड़ी के अंदर संभवतः शोरन वंश की तीसरी युवती अनन्या है। शोरन वंश के उत्थान का कारण केवल यह नहीं था कि उनके पास एक आत्मिक स्तर का विशेषज्ञ था, बल्कि यह भी इस तीसरी युवती की वजह से था। गाड़ी को देखते हुए आरव मुस्कुराया और कहा,
यह तीसरी युवती अनन्या एक तंत्रविद है ना? मानस मुस्कुराया और कहा, वास्तव में उसे एक नहीं माना जा सकता है। उसके पास केवल एक तंत्रविद बनने की योग्यता है। उसके पास 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा है, आरव ने पूछा। मानस ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह एक प्रकार की उत्परिवर्तित गूढ़ ऊर्जा है। वह बिना 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा के कोई तंत्रविद बन सकता है? आरव ने मानस को बीच में रोककर आश्चर्य से पूछा, क्योंकि करिश्मा ने उसे बताया था कि केवल 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा वाले ही तंत्रविद बन सकते हैं। मानस आरव की अज्ञानता का आदी हो चुका था और उसने तुरंत समझाया, वास्तव में यह केवल 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा वाले ही नहीं हैं जो तंत्रविद बन सकते हैं। जब तक किसी की गूढ़ ऊर्जा शरीर से बाहर निकलने पर बिखरती नहीं है, तब तक वह व्यक्ति एक तंत्रविद बन सकता है और कुछ उत्परिवर्तित गूढ़ ऊर्जा इसे पूरा कर सकती हैं। बेशक यह 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा से बहुत ही निम्न होती है। इसलिए आज तक किसी भी तंत्रविद ने शोरन वंश की इस तीसरी युवती को शिष्य के रूप में नहीं लिया है। आरव ने सिर हिलाया। अब उसे आखिरकार समझ आया कि उसकी गूढ़ ऊर्जा, जो 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा नहीं थी, उसे एक तंत्रविद बनने की अनुमति दे सकती थी, क्योंकि यह अंततः एक प्रकार की उत्परिवर्तित गूढ़ ऊर्जा थी। हालांकि मेरी यह उत्परिवर्तित गूढ़ ऊर्जा 5 तत्वों की गूढ़ ऊर्जा से अधिक दुर्जेय लगती है। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराया और फिर उसने कहा, भाई मानस, यदि आपके पास कुछ और काम है तो आप पहले सराय लौट सकते हैं। मैं अब अंदर जा रहा हूं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आरव तंत्रविदों के संघ की ओर बढ़ा। मानस एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी उसने अंत में आरव को नहीं रोका। भले ही इस वरिष्ठ भाई आरव को बहुत सी बातें नहीं पता थीं, वह एक मूर्ख नहीं था। इसलिए चूंकि आरव का शाखा में प्रवेश करने का इरादा था, तो आरव शायद मौत को गले लगाने नहीं जा रहा था और वास्तव में उसे कुछ काम था। वहीं रुको, आरव जैसे ही संघ के दरवाजे से गुजरने वाला था, एक युवक ने उसका रास्ता रोक दिया। आरव ने उस आदमी को देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि वह आदमी वास्तव में एक पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ था। इसके अलावा ऐसा पहला दिव्य स्तर का विशेषज्ञ वास्तव में सिर्फ एक गार्ड था। हाँ, वह युवक एक गार्ड था और आरव ने शुरुआत में सीधे उस युवक को अनदेखा कर दिया था। यह तंत्रविदों का संघ है। बाहरी लोगों को तुरंत चले जाना चाहिए, युवक ने धीमी आवाज में कहा। मैं एक तंत्रविद बनने की परीक्षा देना चाहता हूं, आरव ने एक सपाट लहजे में कहा। यह सुनकर युवक हक्का बक्का रह गया और फिर उसका भाव थोड़ा नरम हो गया और उसने कहा, क्या आपके पास सिफारिश का पत्र है? सिफारिश का पत्र? आरव थोड़ा झिझका और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, क्या मैं बिना सिफारिश के पत्र के परीक्षा नहीं दे सकता? जब उसने आरव को सुना तो युवक का भाव फिर से ठंडा हो गया और उसने कहा, बेशक नहीं। तंत्रविद हर दिन कितने व्यस्त होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आकर परीक्षा दे सकता है, तो क्या उनके पास तंत्रों के तरीके का अध्ययन करने का समय होगा? ठीक है, मैं तुम पर अपनी सांस बर्बाद नहीं करूंगा। जल्दी से इस जगह से चले जाओ, अन्यथा मुझे कोई दया न दिखाने के लिए दोष मत देना। आरव फिर से झिझका। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस परीक्षा के लिए वास्तव में सिफारिश के पत्र की आवश्यकता होगी, और वह करिश्मा के अलावा किसी अन्य तंत्रविद को नहीं जानता था। मेरे गुरु के पास शायद मुझे सिफारिश का पत्र देने की योग्यता है, लेकिन मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊंगा? उसे मेरे साथ प्रवेश करने दो। ठीक इसी क्षण आरव के पीछे से एक स्पष्ट, मधुर और सुहानी आवाज गूंजी। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।